नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। ये जानकारी पूरी तरह जानना और समझना ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि या लोक प्रतिनिधि ये किस तरह से काम कर रहे हैं और सरकार आपके साथ सही तरीके से न्याय कर रही है या नहीं कर रही। आपको हम ये बता दें कि आज आपने देखा होगा, आज क्या कई दिनों से देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो ड्रामा चल रहा है, यहाँ पर की सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई और एनआईए ये सब किसी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। सबसे पहला तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो सीबीआई का काम चल रहा है, उसमें तो अभी तक कोई हेडवे यानी कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती है, लेकिन उसमें एनसीबी जो काम कर रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वो हर हफ्ते या 10 से 15 दिनों में कहीं ना कहीं कुछ मेजर ब्रेक थ्रू उनको मिलता है। कुछ ना कुछ ये ड्रग के डीलर वगैरह अरेस्ट होते हैं। अब पिछले कुछ दिनों में ये काफ़ी सारी कार्रवाई हुई है, उसकी तो जानकारी आपको मीडिया से मिली होगी। बहरहाल इसके सिवा जो दूसरे पॉलिटिकल ड्रामे चल रहे हैं, जैसे कि सचिन वाजे, जिन्होंने कि ये मुकेश अंबानी के घर के बाहर, यानी उनके जो घर है एंटीला, इसके बाहर उन्होंने स्फोटक प्लांट किए, ऐसे इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं। तो उसके बारे में आप तो जानते हैं कि आरडीएक्स के यानी ये जो जेलेटिन स्टिक्स जो एक्सप्लोजिव हैं, उससे टेररिस्ट कनेक्शन शायद हो सकता है। इस वजह से एनआईए को अधिकार है उसकी जांच करने का, तो एनआईए उसमें कायदे से जांच करने के लिए उतर गई। लेकिन उसके बाद उसमें जो जानकारियां मिली, जैसे कि वजह का पॉलिटिकल कनेक्शन ये कहीं ओपन ना हो जाए, इस चक्कर में शायद परमबीर सिंह को कहीं से इंस्ट्रक्शन शायद आए होंगे, तो उन्होंने वो लेटर बॉम्ब का यूज़ किया, यानी उनका जो पत्र जो मुख्यमंत्री को उन्होंने लिखा, जिससे कि पूरी अटेंशन जो है, पूरा सबका ध्यान, मीडिया और जनता का ध्यान गया अनिल देशमुख की तरफ। अब जो है वजह का पॉलिटिकल कनेक्शन छोड़कर सभी लग गए परमबीर सिंह के उस पत्र और उस पॉलिटिकल कनेक्शन के पीछे, जिससे कि अनिल देशमुख का संबंध है। अनिल देशमुख को उसमें त्यागपत्र देना पड़ा, उन्होंने रिजाइन किया। लेकिन उनके खिलाफ एक एडवोकेट जयश्री पाटिल ने जो कंप्लेंट की हुई थी, जो तकरार की हुई थी, उसमें मलाबार हिल पुलिस स्टेशन की कोई कार्रवाई न होने की वजह से हाईकोर्ट ने उस विषय का दखल लेते हुए और उसमें एक इंक्वायरी की ऑर्डर की, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और उस आदेश जो हमने भी पढ़े हैं, इसमें स्पष्ट रूप में लिखा था कि अगर इसके अंदर कोई भी ऑफेंस दिखाई देता है, यानी कोई गुनाह दिखाई देता है, तो जो भी कायदा है वो कायदे के हिसाब से वो आगे की प्रोसीजर कर सकते हैं, यानी कि केस रजिस्टर वगैरह। और वो हिसाब से उन्होंने उसकी तफ्तीश चालू रखी सीबीआई ने केस रजिस्टर करने के बाद। बहरहाल आपको अगर याद होगा कि सचिन वाजे ने एक स्पेशल एनआईए कोर्ट को जो लेटर लिखा था, जो चिट्ठी लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने कुछ नेताओं के नाम दिए थे, जिनके साथ की उनका ये दावा है उस पत्र में कि उनकी मुलाकात हुई थी और वहाँ उनके साथ कुछ पैसे की मांग हुई थी किन किन कारणों से। और उसमें से एक नेता ने, यानी ये सत्ताधारी नेताओं की बात कर रहे हैं हम महाराष्ट्र के, तो उनका ये दावा था वो चिट्ठी के अंदर कि उनसे पैसे मांगे गए थे और उन्हें ये भी कहा गया था कि इतने इतने पैसे जो हैं वो हमारे बॉस को देने पड़ेंगे, हमारे जो टॉप हैं, और वो खुश करने के लिए, वरना वो तो नाराज बैठे हैं। तो ये सब की बातें होते होते इसके अंदर जो कुछ एनआईए का और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई और उसमें जो कुछ सबूत पाए गए, वो जो ऑफेंसेस, जो गुनाह उसमें पाए गए, जो ट्रांजैक्शंस पाए गए जो कि अनलॉफुल हैं, तो वो आते हैं परव्यू में ईडी के, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, जिन्होंने वो हैंडओवर उन्होंने कर दिए होंगे सीबीआई और एनआईए ने। इस वजह से ईडी ने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू की, उसमें एफआईआर रजिस्टर किया, और उस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें उन्होंने काफ़ी सारे लोगों के स्टेटमेंट लिए। यहाँ तक कि वहाँ के मुंबई के कम से कम ऐसा जानकारी मिल रही है कि 10 से 12 बार मालिकों के स्टेटमेंट उन्होंने दर्ज किए, बयान दर्ज किए। अब उसके बाद जो कनेक्शन निकले, अगर आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, इनके पीए और पीएस को उनकी इंक्वायरी की गई, उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, और उसके बाद में उन्हें कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस मिलने के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। अरेस्ट यानी उनकी जब गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि ऐसी कुछ तो
मजबूत बातें उन्हें ज़रूर मिली होंगी, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट किया और उनकी फर्दर इंक्वायरी के लिए उनका न्यायालय से, कोर्ट से रिमांड लिया गया। लेकिन ये सब के चलते कुछ ही दिनों में, मेरे ख्याल से उसी 1-2 दिन आगे पीछे, 3 दिन आगे, यानी 2 या 3 दिनों के अंदर ये जो अनिल देशमुख हैं, इनके भी घर पर छापे पड़े। ईडी ने रेड्स की 4 या 5 जगहों पर, जिसमें से एक उनके सीए के पास भी रेड हुई। ऐसी हमें कुछ सूत्रों से जानकारी मिली और मीडिया में भी ये सब बातें लगभग आ चुकी हैं। ये सब के चलते सॉरी, उनको ईडी ने समन्स भेजा और उनके ये जो समन्स पिछले हफ्ते जो उन्हें भेजा गया था, तो वो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर नहीं हुए और के बाद उन्हें दूसरा समन भेजा गया, जिसमें कि वो आज यानी 29 जून को उन्हें ईडी के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया था, तो कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन के साथ सहकार्य करने के लिए। अब ये जो तफ्तीश चल रही है, इसके साथ सहकार्य करने के लिए वो आज भी नहीं गए और लगभग पूरे ही दिन उसके बारे में टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी चर्चाएं चलती रही। बहरहाल सूत्रों से कुछ ये भी जानकारी मिली कि उनके कोई वकील उनका कुछ लेटर वगैरह देके गए थे कि ईडी जो भी जानकारी चाहती है वो उन्हें दी जाएगी, और ये क्योंकि इनकी एज 72 ईयर्स यानी 72 है, तो ये वहाँ आ नहीं सकेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। और काफ़ी सारी बातें उन्होंने इस तरह की कुछ लिखी हैं कि उन्हें ये स्टेटमेंट देने, वो ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेशन करने तैयार है, यानी वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अगर वो उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं, तो सामने पर्सनली नहीं हाजिर होने का वो कुछ रीजंस उन्होंने जो लिखे हैं और जो कई सूत्रों के द्वारा हमें मालूम पड़े हैं कि उसमें ऐसे है कि पिछली बार जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर हुए थे, तो ईडी के ऑफिसर्स उनके ज़्यादा नज़दीक जा रहे थे या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे थे, इस तरह के उसमें कुछ एलिगेशंस है। बहरहाल ये एलिगेशंस तो ठीक है, लेकिन महत्व का मुद्दा है कि ये केस का इन्वेस्टिगेशन। और अगर आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ भी कुछ इल्ज़ाम लगाए गए थे और उन्होंने कहा था कि ठीक है, इस चीज़ की आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कीजिए और मैं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर रहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे डर किस चीज़ का। तो उसी तरह से ये अनिल देशमुख भी कह सकते थे कि भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे डर काहे का है, मैं हाजिर होता हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई बयान उनकी तरफ से आया नहीं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कुछ मांग की है कि मैंने जो स्टेटमेंट वगैरह दी हैं या मैंने जो आपको कागज़ दिए हैं उसकी हमें कॉपीज़ दी जाए और जो एफआईआर है उसकी कॉपीज़ दी जाए। तो कायदे से ये तो खुद मंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं, तो इन्हें जानकारी होनी चाहिए कि होम डिपार्टमेंट या इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस में कभी भी एफआईआर की कॉपी आरोपी को यानी अक्यूज को नहीं दी जाती। ये जानते हुए भी अगर ये किसी चीज़ का बहाना बना रहे तो उनका प्रॉब्लम है। इसके पहले वो सीबीआई वगैरह के खिलाफ हाईकोर्ट भी जाके आए हैं और वहाँ उनके जो भी पिटिशंस हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं और उन्हें कोई भी तरह की वहाँ रेमेडी नहीं मिली। ये सब के होते हुए फिर भी ये इस तरह का घुमा फिरा कर जो भी कोशिश कर रहे हैं, खैर वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी मर्जी है। लेकिन जिस तरीके से अगर घुमा फिरा कर अगर इन्वेस्टिगेशन को अवॉइड करने की कोशिश की जाए या इवेड करने की कोशिश की जाए तो वो बात उनके खिलाफ ही जाएगी। कि वो भी समझ सकते हैं, उनकी लीगल टीम भी समझ सकती है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेट करने तैयार हूँ, लेकिन मैं वहाँ आऊँगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इन्हें पूरा पूरा डर हो, या डर क्या, शायद उन्हें ऐसा लगता है कि खातरी भी होगी, उनके समाधान हो चुका होगा कि अगर वो वहाँ हाजिर हुए इन्वेस्टिगेशन के लिए और मान लीजिए उनको 60 सवाल पूछे गए जिसमें से 4 या 5 महत्वपूर्ण सवालों का अगर वो जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें कस्टडी में ले लिया जाएगा, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो शायद इस वजह से हो सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर ना होते हुए और ये सब चीज़ें ओपनली न कहते हुए वो घुमा फिरा कर इस चीज़ को टाल रहे हों। तो अभी कुछ समय पहले मालूम पड़ा कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की एक जो नेता रह चुकी हैं, 2014 में नितिन गडकरी के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं लोकसभा के लिए, अंजलि दमानिया, इनका भी कुछ इस तरह का बयान आया था कि इन्होंने वसूली करते समय इन्हें कोविड और उम्र वगैरह सब नहीं दिखाई दी, लेकिन अब जब इन्वेस्टिगेशन का बात आ रही है तो वहाँ पर इन्हें कोविड और उम्र और ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इनको
ये जान लेना चाहिए कि ये जो भी कारण बताएं, लेकिन लोगों को हर बात समझती है। और उससे कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र विधानसभा में चीफ विप एडवोकेट आशीष शेलार, इनका भी बयान आया था कि जब ये सार्वजनिक फंक्शन में, कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं, तब इन्हें ये कोविड वगैरह दिखाई नहीं देता, लेकिन जब ईडी के सामने जाने का सवाल आया तो इन्हें कोविड और उम्र और ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। तो हम अपने दर्शकों से एक बात याद दिलाने की कोशिश करेंगे, विनती करते हैं। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो किसी भी गुनहगार को बख्शने के मूड में बिल्कुल न रही है, ना ही अब है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि पी चिदम्बरम, उनके पीछे जो इंक्वायरी लगी थी और जो भी ऑफिशियल एजेंसीज थे इन्वेस्टिगेशन के, उन्होंने इन्हें पूरा चांस दिया। और जब ये सुप्रीम कोर्ट तक फेल हो गए तो उसके बाद इनको अपने घर से यानी बंगले से दीवार फांदकर यानी दीवार के ऊपर चढ़ के कूद के भागने की नौबत आ गई थी, और जो उन्होंने किया भी था और ये सभी मीडिया चैनलों पे दिखाया गया। बहरहाल ये लोग कितना भी कह लें कि ये राजनीति से प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है, लेकिन जनता को याद है, दर्शकों को भी याद होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि जब अमित शाह या नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितनी इंक्वायरियां की, अमित शाह को अरेस्ट करके अंदर रखा गया था, तब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने यह नहीं कहा था कि राजनीति से प्रेरित है। हालांकि सभी समझ रहे थे। और आपको यह भी बता दें कि उस समय ये जो कांग्रेस और एनसीपी और ये जो भी यूपीए की सरकार थी और उसके जो भी नेता थे, उनका जो है एक ही डायलॉग फिक्स हुआ करता था कि द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, यानी कि कायदा अपना रास्ता खुद चुनेगा, खुद निकालेगा और खुद ही अपनी मार्ग पे आगे चलेगा। तो उसी तरह से हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी तो किसी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं करते। ये लोग तो करते थे, नहीं करते थे, ऊपर वाला जाने, लेकिन दुनिया जानती है कि ये करते थे, क्योंकि ये उसी को टारगेट करते थे जो कि जिससे कि इनको ज़्यादा तकलीफ होती थी। बाकी सब इन्वेस्टिगेशन वहीं पड़ी रहती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसे हालात हैं कि कम से कम 2 या 3 ये जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, इनके 2 या 3 नेता जिनके बारे में कि सब जानकारी आई है, अनिल वजह के स्टेटमेंट हो या ये बाकी कोई अधिकारी हो उनके स्टेटमेंट हो, तो उसमें इन जिनके नाम आए हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करना ये ईडी या सीबीआई के लिए या एनआई के लिए बेहद जरूरी है। ये जो प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ये जो अरेस्ट हुए हैं, तो आपको बता दें कि इन्होंने भी ज़रूर कुछ अपने पॉलिटिकल गॉडफादर्स या जहाँ से इनको इंस्ट्रक्शन आते थे उसकी ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी एनआई को दी होगी। और अगर कोई मॉनिटरी यानी आर्थिक कोई व्यवहार हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो भी जानकारी उन्हें मिली होगी। और वो भी अगर उन्हें मिली है तो ज़रूर ईडी के पास गई होगी या जाएगी, और ईडी उसमें भी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो आप एक बात समझ लें कि चैप्टर 5 और चैप्टर 10 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये चैप्टर, दोनों चैप्टर्स में इस तरह की पूरे प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, जिससे कि कौन से हालात में अरेस्ट किए जाने चाहिए या किए जा सकते हैं, या वो एजेंसी या उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो डिस्क्रिशन है उसकी पूरी जानकारी उसमें है। और ये गृह मंत्री रह चुके, ये भी समझते हैं। तो अगर ये किसी भी तरह की एविडेंस नष्ट करने की कोशिश करेंगे या ऐसी कोई भी संभावना है या होगी, तो ज़रूर इन्हें ये एजेंसी कस्टडी में लेगी। और आपको एक और बात बता दें, हमें जो अपने सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि इन्हें एक और समन भेजा जाए और उसके बाद में अगर ये वहाँ हाजिर नहीं होते हैं या अपने घर में भी एजेंसी को नहीं बुलाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए और कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या जो भी एजेंसी है उनके पास और कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि ऐसे टाइप के अवॉइडेंस और रिविजन में उन्हें तहकीकात को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें इन्हें कस्टडी में लेने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और उसके बाद उन्हें जाकर के कस्टडी में लेना पड़ेगा। कस्टडी में लेना यानी अरेस्ट। तो ऐसे हालात को वो खुद जो हैं बुलावा दे रहे हैं। लेकिन ये सब के चलते हुए आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री और शरद पवार की आज शाम में मुलाकात हुई। उसमें कई सारे राष्ट्रवादी के यानी एनसीपी के और शिवसेना के नेता भी रहे और उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई, जिसमें कि आने वाले समय में विधानसभा का जो सेशन होने वाला है उसमें स्पीकर का चुनाव हो, या ये अनिल देशमुख के अरेस्ट की जो संभावना है वो हो, या इनके जो वहाँ पर मंडल महामंडल हैं राज्य सरकार के उसके बारे में नियुक्तियां हों। ये सब डिस्कस किया गया, ऐसे मीडिया की रिपोर्ट आई। लेकिन
सूत्र जो बता रहे हैं कि सबसे महत्व का मुद्दा इसमें यह था, क्योंकि इसमें जो तीनों सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके भविष्य का सवाल है। और सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से मिले थे, तो उस वजह से इन सब के अंदर काफ़ी सारी आपस में टेंशन आ चुकी थी। और उसके बाद ये लग रहा था कि इनके बीच की दूरियां बढ़ रही है, ये सब तीनों पार्टियों के नेता जो हैं। लेकिन आज की जो मुलाकात हुई और उसके बाद में शरद पवार की अपने पार्टी के सभी मंत्रियों से, यानी कि जो इस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में जो मंत्री हैं राष्ट्रवादी यानी एनसीपी के, उनके साथ मुलाकात हुई। और ये सबके चलते ये मुलाकात की कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन उनकी तरफ से जो बयान आया वो ये था कि उनके पार्टी की तरफ से जो बयान था वो कुछ इस तरह था कि सूढ़ बुद्धि से गवर्नमेंट जो है सेंटर की वो कार्रवाई कर रही है अनिल देशमुख के खिलाफ। लेकिन ये सबके चलते आपको बता दें कि ऐसे कोई भी पॉलिटिकल ये नहीं है उसके अंदर इच्छा, और जो जिस तरीके से सबूत मिलेंगे उस तरह से इन एजेंसीज को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। और उसका कारण है क्योंकि उन्हें पूरे इन्वेस्टिगेशन की जो फाइनल रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश करनी पड़ती है। और अगर वो उसमें कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो कोर्ट यानी कि न्यायालय जो है उनके खिलाफ पिक्चर्स पास करेंगे, जो कि उनके लिए या उनके अधिकारियों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात होती है और उनके सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री होती है, जिस वजह से उनके प्रमोशन डिले या इस तरह की कई सारे उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, इंक्रीमेंट डिले, और वो अपने सर्विस में जो उनका करियर है उसे कभी रिस्क पे नहीं लाएंगे, खास करके सेंट्रल एजेंसी। अब स्टेट में तो क्या चलता है नहीं चलता है ये तो अब ओपन बात हो चुकी है, खुली किताब है। आप सभी लोग भी ये सब जानते हैं और भली भांति आप भी समझते हैं। तो आपको बता दें कि आने वाले कि हफ्ते या 15 दिन या जब तक कि महाराष्ट्र की विधानसभा का सेशन खत्म होता है तब तक ये काफ़ी हंगामे जैसा होने की संभावना नकारी नहीं जा सकती। और आने वाले महीने या 2 महीने महाराष्ट्र में काफ़ी सारी उथल पुथल देखने की संभावना है, राजनीतिक उथल पुथल काफ़ी सारी होने की संभावना है। और जिस भी तरीके की ये राजनीतिक उथल पुथल होगी वो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, जिस तरह से जैसे जैसे जानकारी आती है हमारे सूत्रों से हम ज़रूर आप तक ये सब बातें पहुंचाएंगे। बहरहाल आप हमें इस बारे में ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको इस विषय में आपका क्या अंदाज़ा है कि क्या अनिल देशमुख की अरेस्ट हो सकती है, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कब। और दूसरी बात, ये जो राजनीतिक उथल पुथल होने की संभावना है ये विधानसभा सेशन के पहले हो या विधानसभा सेशन के दौरान हो या फिर उसके बाद महीने या 2 महीने में, आपको क्या लगता है आप जरूर हमें अपनी राय दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों की इस बारे में राय क्या है। और अगर आप और किसी विषय पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं और आपको जानकारी दें, आप जानकारी चाहते हो तो हम उस विषय के ऊपर ज़रूर वीडियो बना के आपके सामने वो पूरी जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से ज़रूर रखेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस विश्व भारती चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में बेल का स्विच है वहाँ पर क्लिक करके ऑल को क्लिक करें, ताकि आपको हमारे सभी एपिसोड्स और वीडियोस की सही समय पर सही जानकारी मिले, ताकि आप वो जानकारी हमारे वीडियो देखकर सही समय पर हासिल कर सके। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को आपके परिजनों के साथ, आपके मित्र और आपके जो प्रोफेशनल कलीग्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ताकि उन्हें भी जानकारी मिले और आपके जो आजू बाजू में आस पड़ोस में रहते हैं उन्हें भी ज़रूर इस वीडियो की लिंक भेजिए, उनके साथ भी ज़रूर आप शेयर कीजिए। आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर ये पूरी जानकारी हासिल की, हमारा पूरा जो वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।